अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होपफुली आप ठीक होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज हम बेसिकली पीरियोडिक टेबल जो है इसकी जो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसको किस तरह अरेंज किया गया था, हम इनिशियली जो है वो इसके ऊपर बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो उस तक कैसे पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनिशियली जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया जाता था, कोई बाकायदा सिस्टम नहीं था शुरू में पीरियोडिक टेबल, क्योंकि एलिमेंट्स कम होते थे और एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करने के लिए कोई बाकायदा ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं था। तो फिर कैसे साइंटिस्ट इनको अरेंज करते थे? साइंटिस्ट इनको सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया कि हम एलिमेंट्स को जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जो है वो अरेंज करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या देखते थे? वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बेस बनाते थे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बेस बनाते थे और इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज करते थे। फिर इसी तरह एक अरेंजमेंट ये भी की गई कि हम एलिमेंट्स को उनकी स्टेट्स की बुनियाद पे जो है वो अरेंज करते हैं। शुरू में याद रखिएगा एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 9 थी, फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद जो है वो जैसे जैसे डिस्कवरी बढ़ती गई तो इनकी तादाद में इजाफा होता गया और अब आपको पता है टिल नाउ जो है वो एलिमेंट्स जो है वो 118 जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। अब उसके बाद उन्होंने साइंटिस्ट ने कोशिश की कि एलिमेंट्स को उनके स्टेट्स की बुनियाद पर जो है वो अरेंज किया जाए। जैसे सॉलिड्स को एक ग्रुप में रख दिया जाए, इसी तरह लिक्विड्स का ग्रुप बना दिया जाए और फिर गैसेस का ग्रुप जो है वो बना दिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स जो बाकायदा जो है वो एफर्ट्स थी वो फिर स्टार्ट हुई जब एक जर्मन जो केमिस्ट थे जिनका नाम डुब्राइनर था, उन्होंने जो है इसके ऊपर वर्क किया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डुब्राइनर से बाकायदा जो है वो इनिशिएशन स्टार्ट हुई एलिमेंट्स को अरेंज करने की इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है वो है क्या। याद रखिएगा जो पीरियोडिक टेबल है ये बेसिकली एक टेबल है, जैसे हम टेबल्स याद करते हैं 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, वैसा ही एक टेबल है। लेकिन इस टेबल में कौन है? इस टेबल में है एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं जो इस वक्त हमारे यानी जो राइज है जिस पर जो है वो हम आमतौर पर जो है वो बात करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इस के बारे में हम कहते हैं कि ये ऐसा टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी एलिमेंट्स अरेंज करने हैं एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करने हैं और एटॉमिक नंबर भी हमने असेंडिंग रखना है, यानी कम से ज्यादा की तरफ जो है वो उसकी तरतीब रखनी है। तो ऐसा जो टेबल होगा जो इस तरह एलिमेंट्स के तरतीब करने से वजूद में आएगा डियर स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पीरियोडिक टेबल कहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन मैं आपको यहां पर नोट करवा देता हूं। Table of an elements in which elements are arranged on the basis of their atomic numbers in a ascending order and the elements repeat their properties आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। याद रखिएगा ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका फीचर है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। वो कौन से नंबर के एलिमेंट्स होते हैं जो रिपीट करते हैं ये आगे जाके हम जो है वो जैसे जैसे हम टेबल के ऊपर मजीद बात करेंगे ये बात आपको ज्यादा और क्लियर हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब इस टेबल को बनाने के लिए जो सबसे पहली बाकायदा एफर्ट थी वो डुब्राइनर ने स्टार्ट की थी। डुब्राइनर जो है ये एक जर्मन केमिस्ट थे और इन्होंने जो है बाकायदा एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त एलिमेंट्स की तादाद बहुत कम थी, लिहाजा इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक फार्मूला तय किया था और वो फार्मूला ये था कि इन्होंने ग्रुप ऑफ ट्राइड्स बनाए थे। ग्रुप ऑफ ट्राइड्स क्या है? 3 एलिमेंट्स का जो है वो एक ग्रुप बनाया था इन्होंने, और वो 3 एलिमेंट जो है वो कैसे उसने अरेंज किए थे? उसने कहा था अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हैं उसमें से जो 3 एलिमेंट हैं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसमें जो मिडल एलिमेंट होता है ये वाला, इसका मैस फर्स्ट और थर्ड के मैस का एवरेज मैस होता है। ये जो एलिमेंट्स का 3 का ग्रुप था इसको उसने ट्राइड्स का नाम दिया था। ट्राइड्स 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, मिडल एलिमेंट का जो मैस है वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मैस का एवरेज होता है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। डेफिनेशन क्या है? जर्मन केमिस्ट ऑब्जर्व्ड रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मैसेस ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्राइड्स। ट्राइड्स कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं है ले इंट्रोवर्ड है। डेफिनेशन असल में ये है कि इन ट्राइड्स या इन दीज ग्रुप्स द मिडल एलिमेंट हैड अ एटॉमिक मास
एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट्स, यानी उसका जो मास था वो दूसरे दो एलिमेंट्स का एवरेज मास होता था। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का एक ग्रुप यहाँ पर शो किया है। इसमें अगर हम लिथियम जो है इसका मास देखते हैं वो 7 है, पोटाशियम का जो मास है वो 39 है। जब हम 7 + 39 करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 46/2 आता है। 46 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 23, और 23 जो है इन दो एलिमेंट्स का जो है वो एवरेज मास बनता है। और 23 जो मास है डियर स्टूडेंट्स वो सोडियम का है, तो इसलिए ये मिडल एलिमेंट है और इसका जो मास है वो 23 है। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल जो है यहाँ पर जो यहाँ पर डोब्राइनर ने डिस्क्राइब की है वो ये है कि अगर हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का एक ग्रुप बनाते हैं तो इसमें जो कैल्शियम का मास है वो 40 है, बेरियम का जो मास है वो 137 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 40 + 137 डिवाइडेड बाय 2 इसका एवरेज निकालने के लिए तो ये 88 बनता है समथिंग, 88.8 समथिंग। तो लेकिन ये जो 88 है डियर स्टूडेंट्स है ये मास दरमियान वाले एलिमेंट्स का मास बनता है जिससे हम स्ट्रोंशियम कहते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को इस तरह 3-3 के ग्रुप में अरेंज करें तो मिडल एलिमेंट का जो मास है वो फर्स्ट और थर्ड के एवरेज मास के बराबर होना चाहिए था। ये डोब्राइनर की स्टेटमेंट है, इसी को ग्रुप ऑफ ट्राइड्स कहते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या डियर स्टूडेंट? लिमिटेशन ये है कि ये जो फार्मूला था उसने जो बनाया था ग्रुप ऑफ ट्राइड्स का, ये ज्यादा इतनी इसको जो है वो यानी पजीराई नहीं मिल सकी थी। वजह ये थी डियर स्टूडेंट्स के उस वक्त एलिमेंट्स की तादाद बहुत कम थी और थोड़े एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज करना कदरे आसान था। लिहाजा जब एलिमेंट्स की तादाद बढ़ी तो फिर ये फार्मूला जो था इसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो गया। लिहाजा फिर नए एक फार्मूला की जरूरत थी और नया फार्मूला जो है वो फिर बाद में आया न्यूलैंड्स के जरिए। न्यूलैंड ने जो है वो एक नया फार्मूला बनाया था एलिमेंट्स को अरेंज करने का और उसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसको ऑक्टेव्स का लॉ कहा जाता है, ऑक्टेव 8 को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसने एलिमेंट्स को जो है न्यूलैंड्स होते हैं, याद रखिएगा न्यूलैंड जब एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो उस वक्त एलिमेंट्स की तादाद जो है वो काफी ज्यादा हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त जो कैनिज़ेरो साइंटिस्ट थे वो भी एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो डिस्कवरी पर वर्क कर रहे थे और उनकी जो डिस्कवरी है कहा जाता है कि 1860 तक उसने डिस्कवर किए जो एलिमेंट्स, उनकी तादाद ऑलमोस्ट जो है वो 63 के करीब चली गई थी, ऑलमोस्ट इतने थे। और फिर 1864 में न्यूलैंड्स ने अपना ये जो है वो लॉ मुतारिफ करवाया था। लॉ क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। अब ऑक्टेव्स ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को जो है उनके एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर अरेंज करते हैं तो इसमें जो 8वां एलिमेंट बनता है, मिसाल के तौर पर ये 4 फिंगर्स है, ये 4 हैं और टोटल 8 हो गई। ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये 8th है। अब जो प्रॉपर्टी इस फिंगर की है, फर्स्ट फिंगर की है, वही प्रॉपर्टी आपको इस 8th फिंगर में भी नजर आएगी। यानी जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट की होगी वही प्रॉपर्टी जो है वो 8th एलिमेंट की भी डियर स्टूडेंट्स होगी। तो इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। और ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो थे वो उसने म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं उनके साथ इसको कंपेयर किया था, जिसमें वो सा रे गा मा पा सा होता है। तो इसमें जो पहला वर्ड है सा, वो उसके बाद जो 8वां वर्ड आएगा वो दोबारा सा होगा और इस तरह वो 8वां जो वर्ड है वो पहले की नुमाइंदगी कर रहा होगा, पहले जैसा ही होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? ही नोटेड दैट देयर इज अ रेपिटेशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट if they were arranged by their increase in atomic masses, यानी उनको अगर एटॉमिक मैसेज में इजाफे की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं डियर स्टूडेंट्स वो फर्स्ट जैसी होती हैं। और मैंने कहा कि उसने इनको म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया था। म्यूजिकल नोट जैसा कि यहां पर आप देखें, ये नोट हमारे पास बने हुए हैं सर्कल की शक्ल में। इसमें हमने ये नोट बनाया जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब अगर ये एक म्यूजिकल नोट है जिसके नीचे हीलियम है,
अगर हम इसको प्रेस करते तो उसके बाद फिर आगे 8 एलिमेंट हम काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किस जैसी होगी? पहले जैसी होगी। यहां पर पहला कौन है? हीलियम है, और 8th यहां पर कौन है? नियॉन है। आपको पता है ये दोनों जो है वो नोबल गैसेज है, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त तक नोबल गैसेस का कंसेप्ट नहीं था, ये जस्ट एलिमेंट इनको समझा जाता था जिनका मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। तो ये जो है वो हीलियम की प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट किस जैसी होंगी? नियॉन जैसी होंगी। इसी तरह अगर हम यहां पर नियॉन से शुरू कर लेते हैं, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। अब यहां पर अगर नियॉन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसके बाद 8th एलिमेंट को हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर 8th एलिमेंट आर्गोन आता है, और आर्गोन की जो खसूसियात हैं वो नियॉन जैसी हैं। तो ये उसने अपना कंसेप्ट दिया था कि अगर हम मैसेज की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो 8वें एलिमेंट की खसूसियात जो है वो पहले एलिमेंट जैसी होती हैं। डियर स्टूडेंट, ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट उसने दिया था, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन जो है वो उस वक्त नजर आई। उस वक्त जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये इसमें से डिफेक्ट्स निकाले, और डिफेक्ट पहला ये था कि इसके अंदर आपको कोई किसी एलिमेंट के लिए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई फ्री स्पेस जो है वो नजर नहीं आएगा। नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। अब ये मैसेज की बुनियाद पे था, और मैसेज भी ऐसी नहीं थी कि ये तरतीब से चल, इसमें गैप्स थे, लेकिन इन एलिमेंट्स के दरमियान कोई गैप नहीं है। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है, फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गोन है। अब इनके अंदर अगर कोई नया एलिमेंट, ये आगे अगर इसको बढ़ाते हैं हम तो फिर मैसेज में गैप्स आएंगे, और जब गैप्स आते हैं तो वो एलिमेंट्स तो साथ साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम था डियर स्टूडेंट वो ये था, नो कंसेप्ट ऑफ नोबल गैसेस। उस वक्त तक जो न्यूलैंड्स थे उनको नोबल गैसेस का जो है वो कंसेप्ट नहीं था, इसलिए उसने नोबल गैसेस को ज़हन में लाए बगैर जो है वो अपना ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो उस वक्त डिस्क्राइब किया था। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम समरी बनाएं, समरी हमारी पीरियोडिक टेबल की ये है कि शुरू में जो है वो एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर या उनकी स्टेट्स की बुनियाद पर अरेंज किया गया। उसके बाद फिर जो है बाकायदा इसके ऊपर वर्क स्टार्ट हुआ, और पहला जो वर्क है वो डुब्राइनर था जिसने ग्रुप ऑफ ट्राइड्स दिए थे, जिसमें उसने कहा था कि जो मिडल एलिमेंट होता है उसका मैस फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज मैस के बराबर होता है। और उसके बाद न्यूलैंड्स की जो है वो कंट्रीब्यूशंस है। न्यूलैंड्स जो थे उन्होंने, ब्रिटिश जो एक केमिस्ट थे, उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, और ऑक्टेव्स में उसने कहा था कि जो एवरी 8th एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट जैसी होती हैं। उसने इसको म्यूजिकल नोट्स के साथ जो है वो कंपेयर किया था, ठीक है। और लिमिटेशन इसकी क्या थी? लिमिटेशन ये थी कि इसमें स्पेस नहीं छोड़ा गया था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, और दूसरा ये था कि इसके अंदर जो है वो नोबल गैसेस का उस वक्त कंसेप्ट नहीं था डियर स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा, यानी दो जो है वो हमने यहाँ पर साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल के हवाले से डिस्कस की हैं, और आगे इंशाल्लाह हम जो है वो ये भी जानेंगे कि मेंडलीव जो थे उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था वो कैसा था, और उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वो किस बेस पे जो है वो बनाया गया है। इन नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ फैक्ट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम एक बहुत ही जल्द जो है एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको, उसके एलिमेंट्स को लर्न कैसे कर सकते हैं। आपको ट्रिक्स इंशाल्लाह बताएंगे जिसके जरिए आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ज़ुबानी याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। उस वक्त तक, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह।